नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज बात करेंगे यूजीसी को लेकर, जहां सवर्ण समाज की नाराजगी की हम बात करेंगे, क्योंकि देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज सुनवाई करेगी। नए नियमों को चुनौती देते हुए दाखिल याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागाची की बेंच सुनवाई करेगी। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना और भेदभाव की शिकायतों की जांच करना है। इसके लिए हर संस्था में एक समता समिति बनाना अनिवार्य है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज शिक्षा व्यवस्था में न्याय और संतुलन की नई लकीर खींचेगा? और इसी सवाल के साथ इस चर्चा को आगे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूजीसी का विरोध हो रहा है। नए नियम जो सामने आए हैं उसका खुले तौर पर विरोध किया जा रहा है। सुधार या समस्या, ये सबसे बड़ा सवाल देखिए इस वक्त बना हुआ है। तो देखिए, नियम संतुलित हैं तो देश भर में आखिर विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि यह समझा जा रहा है कि आखिर यूजीसी को डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को दूर करने के लिए इसके जो नए नियम है इस उद्देश्य से प्रेरित है। लेकिन इस पर जो आरोप हैं वो ये लग रहे हैं कि इससे उल्टा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि उल्टा इसमें भेदभाव हो रहा है। और ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे, समझने का प्रयास कि आखिर ये यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होने की संभावना है। बेहद ही खास मेहमान, एक बड़ा पैनल अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन इस बीच यूजीसी एक्ट आपके सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में इस पर क्या सुनवाई होती है देखना होगा। तो देखिए, यूजीसी एक्ट के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाली गई है और आज सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करेगा। यूजीसी एक्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका है क्योंकि, और साथ ही साथ यूजीसी एक्ट भेदभाव को बढ़ाने वाला। पिटीशन में यह कहा गया है कि जिस तरीके से, क्योंकि उद्देश्य इसका यह था कि भेदभाव दूर हो सके, लेकिन इस पर आरोप ये लग रहे हैं कि ये भेदभाव कर रहा है, तो सवर्णों को नेचुरल ऑफेंडर माना गया है इस पिटीशन में। देखिए, ये भी तो सवर्णों के बचाव के लिए एक्ट में व्यवस्था नहीं है, ये इस पिटीशन में दायर किया गया है। और देखिए, जगत गुरु परमहंस आचार्य का क्या बयान, वो हम आपको दिखाएं स्क्रॉल के माध्यम से। नए नियमों की वापसी को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा है। अगर नियम वापस नहीं लिए जाते हैं तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की कामना की है। तो देखिए, और चलिए देखिए, इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है। आशीष, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस पिटीशन में क्या कुछ है, क्योंकि विरोध के कई पॉइंट्स हैं। ये कहा जा रहा है एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए इसे लाया गया, लेकिन ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन समझा जा रहा है। देखिए उन्नति, इस बात को समझना होगा कि आरक्षण और सुरक्षा ये दोनों ही अलग अलग मुद्दे हैं। आरक्षण को अभी तक दिया जा रहा था, कभी किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। एससी एसटी से शुरू हुआ आरक्षण ओबीसी तक पहुंचा, किसी भी वर्ग की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन यह बात सुरक्षा को लेकर है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में देश की सबसे बड़ी आदमी पिटीशन दाखिल। अब वो क्यों है वो भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अगर आप यूजीसी एक्ट को देखें तो इसका सेक्शन 3C जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कुल मिलाकर कहें तो अदालत भी आपकी, जज भी आपका, वकील भी आपका, आरोप लगाने वाला भी आपका, और कटघरे में कौन है? कटघरे में जनरल कैटेगरी है। और ये बात नागवार होती। दूसरी सबसे अहम बात, जो कमिटी बनेगी उस कमिटी में जनरल प्रतिनिधि कोई नहीं रहेगा। तीसरी सबसे अहम बात, पूरे अगर आप यूजीसी एक्ट को देखें तो ये यूजीसी एक्ट पूरी तरीके से भेदभाव करने वाला है, क्योंकि आपने एक तरफ ये तो कह दिया एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को कि आप अगर आपके खिलाफ कोई जातिगत टिप्पणी करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, इसमें इसका प्रावधान है। यानी मेरी मर्जी, अगर मान लीजिए कि एक एससी एसटी या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है, वो जितनी मर्जी चाहे वो एक
जनरल कैटेगरी के खिलाफ, लड़के के खिलाफ या लड़की के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। एक सादा उदाहरण में समझिए, जो लोगों का कहना है कि मान लीजिए कि एक कोई लड़की है, वो स्वर्ण कैटेगरी की है और एक ओबीसी या एससी वर्ग का लड़का जो है वो उसको प्रपोज करता है, लड़की ठुकरा देती है, वो कमेटी के पास ये कहते हुए चला जाता है कि ये जाति सूचक शब्द जो है उसने कहे हैं, लड़की के खिलाफ जांच बैठ जाएगी, यानी उसका जो करियर है वो ताक पर आ जाएगा। और यही जो सेफ गार्ड नहीं है ना, इसी सेफ गार्ड को लेकर आज की तारीख में जो जनरल कैटेगरी है वो सड़कों पर है। देखिए, सरकार ने ये तो कह दिया कि ठीक है, इसमें ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन आप समझिए ना कि आपने डिफॉल्ट तौर पर आपने जनरल कैटेगरी को दोषी करार दे दिया। 75% यानी ओबीसी एससी एसटी वर्ग की अगर हम जनसंख्या 2011 के हिसाब से तुलना करें तो 76.78% यानी 70% जनसंख्या वाले लोग के हक में आपने ये पूरा अपना फैसला दे दिया, और जो 22-23% जनरल वाले हैं आपने उनको डिफॉल्ट घोषित कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला है, देखिए यहां पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 इसके वायलेशन का करार दिया गया है, और जाहिर तौर पर आपकी तय मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर नोटिस जारी करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जो कहा भी जा रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और जाहिर तौर पर यूजीसी जिसका गठन 1956 में हुआ था, ये कहते हुए कि हम शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे, वो जी यूजीसी ये लेकर आता है कि आप किसी एक समाज को इतनी पावर दे देते हो कि वो दूसरे समाज को हाशिए पर रख दे। अब जनरल कैटेगरी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई कॉलेज के कैंपस में नारे बहुत आम हो गए हैं कि जनरल कैटेगरी पर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन उनके पास कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई सेफ गार्ड नहीं है। तो जाहिर तौर पर इसीलिए ये याचिका दाखिल की गई, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस याचिका पर आज सुनवाई करेगा, तो देखना ये होगा कि नोटिस जारी करता है या नहीं। बिल्कुल। और देखिए आशीष, क्योंकि कानूनी दांवपेच आप बेहतर समझते हैं, तो जरा एक चीज ये समझाइए, क्योंकि इससे पहले भी भेदभाव के क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामले गए और कई तो ऐसे थे कि फर्जी समझे गए, ऐसे में अब आगे क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है कि आज सुनवाई अगर होती है तो इस पर क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, या फिर इस कानून को वापस लिया जाएगा, क्योंकि विरोध के स्वर तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या संभावना है? नहीं, देखिए, इस चूंकि जो आज पहली हियरिंग है, तो पहली हियरिंग में अमूमन दो बातें होती हैं, या तो कोर्ट सुनवाई के लिए जब तैयार होता है पूरी तरीके से, तो वो इस मामले में संबंधित पक्ष यानी केंद्र सरकार को नोटिस जारी करेगा और जवाब मांगेगा। इसी बीच मीनवाइल याचिकाकर्ता की तरफ से ये बात कही जाएगी कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक इस नए नियम पे रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या इस नए नियम पर रोक लगाई जाए या ना लगाई जाए, और ये तय मान के चलिए, क्योंकि प्रथम दृष्टिया देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है, और इसमें कोर्ट जो है वो नोटिस जारी करेगा ही करेगा। क्योंकि कल ही सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात में कहा था, उन्होंने कहा था कि हम सब जानते हैं, और कल ही याचिका मेंशन होती है, यानी जल्द सुनवाई की मांग की जाती है, और आज सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ जो है वो इसमें सुनवाई करती है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विषय की गंभीरता को समझ रहा है। सरकार भले ना समझे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि एक बड़ा वर्ग जिसे डिफॉल्ट दोषी मान लिया गया है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन। और देखिए आज इस सुनवाई पर सभी की निगाहें रहेंगी। ठीक है आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और सीधा सा सवाल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, जिस उद्देश्य के साथ आप लोग लाए, लेकिन वो बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है, विरोध के स्वर देश भर से सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए उन्नत जी, न हम लोग स्कूल आए, न इसका क्रेडिट हम लोगों को दीजिए, ना हमें चाहिए। ये 2019 में रोहित बिमला और पायल दड़वी के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पे वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने दिशा निर्देश जारी किया था यूजीसी की पार्लियामेंट्री कमेटी को कि इस तरह के जो विभेदकारी विषय उनके डाटा इकट्ठा करिए मामलों के, और एक गाइडलाइन बनाइए। इस पे संसद की संसदीय समिति जो यूजीसी मामलों को देखती है, उसने गाइडलाइन बनाई, जिसके अध्यक्ष राजा दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वर्तमान में राज्यसभा सांसद कांग्रेस थे।
16 सदस्य इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी थे। हम्म, तो पहली बात तो इसका क्रेडिट सरकार को ना दीजिए, ना हमें दीजिए, ना हमारी पार्टी को दीजिए, हम लेना भी नहीं चाहते। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसे परिवर्तन करा दिए हैं जिसको लेकर के इतनी हाय तौबा मची। हम अपने सांसदों को भी कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे, क्योंकि जितने सांसद हैं उसमें आधे से ज्यादा तो बाहर पढ़ के आए हैं। उनको भारत के विश्वविद्यालयों के रहन सहन, तौर तरीके या आपस के संवाद का ज्ञान ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं विवेक जी, मैं खुले तौर पर ये समझूं कि सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, सरकार की बिना मर्जी के ये सामने आ गया है सर्कुलर? नहीं, सरकार अब इस पे अब हमारी इस पे सरकार से कार्रवाई की अपेक्षा। ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इनको दिया और इन्होंने, यूजीसी ने इसको 13 जनवरी को नोटिफाई कर दिया। इसको लेकर के जिसके विरोध में जब विषय संज्ञान में आया तो लोगों को हौसला मचा। अब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन आपको पता है इसे क्या कहा जा रहा है? इसे काला कानून कहा जा रहा है। जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो दिग्गज हस्तियां हैं वो आग्रह कर रही हैं कि इस काले कानून को वापस लीजिए। नहीं, बिल्कुल हमारा भी यही आग्रह कि इसको वापस लिया जाए। इसमें बहुत उलटूल संशोधन की आवश्यकता है। ये इस तरीके से जो परिभाषा में सुधार किया गया, इक्विटी कमेटी कह रहे, इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है। तमाम ऐसी चीजें इसमें कमियां हैं जिसको लेकर के विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थानों का जो वातावरण है वो खराब हो जाएगा। जिस तरह की हम तो संघ की शाखा से निकले स्वयंसेवक उन्नति जी, हमारे यहाँ तो जाति का कोई विषय ही नहीं होता। हम सबके नाम के आगे जी लगाते हैं, जात का उल्लेख नहीं करते। उस विचारधारा के साथ राजनीति में आए। अगर शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की लकीरें खींची जाएंगी तो वो लोग निकल करके समाज को क्या देंगे? ठीक है, तो फिर समाज विरोध को देखकर आप एक सही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अपने लिए। हमारे साथ आशीष भी बने हुए हमारे संवाददाता, और वो कानूनी दावपेच भी बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। आशीष, देखिए, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन किया जा रहा है, इसमें ना हमें क्रेडिट दिया जाए, ना विरोध की वजह हमें समझा जाए। क्या ये सही होगा? का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी ना था कि आप एक तरफा कानून बना। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अपनी गलतियों छुपाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था वो दिग्विजय सिंह का जिक्र कर रहे थे। 8 दिसंबर 2025 की वो तारीख थी जब पार्लियामेंट कमेटी की जो बैठक थी वो हुई थी और उसमें ये प्रपोज बिल आया था। उसमें बीजेपी के सांसद भी मौजूद थे और किसी भी सांसद ने इस नियम के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। बल्कि उस समय जब वो ड्राफ्ट वहां पर गया था उस समय ओबीसी वर्ग नहीं था, केवल एससी एसटी वर्ग था। और वहां पर वोट बैंक के चश्मे से इसे देखा गया और ओबीसी को उसमें जोड़ा गया, यानी एससी एसटी और ओबीसी को जोड़ा गया। तो वहां पर किसी बीजेपी के सांसद ने विरोध नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट पर मामला डाल रहे हैं, वो तो ठीक है, देश की सबसे बड़ी अदालत है। बिल्कुल, और देखिए अब एक बार फिर से मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया है, और इस बीच हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान भी हैं, प्रमोद कुमार, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए, आज क्योंकि यूजीसी के नए नियमों पर याचिका पहुंची है जिस पर सुनवाई होगी, आपको क्या लगता है? नए नियम भी आपने देखे होंगे, और ऐसे में आज जब सुनवाई का दिन होगा, क्या कुछ सेक्शंस आपको लगता है कि वायलेट हो रहे हैं, जिसमें क्या सुनवाई में हो सकता है? समझाइए जरा। जी बिल्कुल मैडम। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब की बेंच में ये मैटर लगने वाला है, क्योंकि कल ये मेंशन हुआ था और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि हम भी पूरी तरह से वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी एक गंभीर मुद्दा लिया है, और उन्होंने, मैं समझता हूं कि आज ये चीज को स्पष्ट हो जाएगा कि जो अमेंडमेंट किया गया है गाइडलाइन में, जो उसमें ये, तो इसमें जो कमियां हैं मूलतः वो जो सेक्शन 3(1)(c) में है और 8(1) में है। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेट की बात है, जहां तक आप ये एक्ट जो कह रहे हैं यूजीसी का, कि ये समानता का है, समानता लाने के लिए। लेकिन यदि कुल मिलाकर के कोई भी एक्ट जो संविधान से बंधित होता है, एक्चुअली जो भारत का संविधान के विपरीत में यदि कोई भी एक्ट बनता है, तो ये समझिए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, वो एक तरह से काला कानून है। और
ये जो एक्ट मैं समझता हूं कि जो 29 लोग जो थे संसदीय समिति में और उन्होंने जो रिकमेंड एजुकेशन मिनिस्टर में गया होगा, लॉ मिनिस्ट्री में गया होगा, उसके बाद में जो है यूजीसी ने उसको ये करवाया, भारत का जो नोटिफिकेशन में है उसमें लाया, गजट में। तो ये सब मिला करके उसमें बहुत सारी कमियां हैं और इस कमियां को जो सुप्रीम कोर्ट देखेगी और वो संविधान के चश्मे से देखेगी, क्योंकि वो संविधान के माननीय सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक हैं। वो देखेंगे कि यदि कोई संविधान में एक ही व्यक्ति उससे हर्ट हो रहा है या बाधित होता है तो मैं समझता हूं कि वो कानून पास नहीं हो सकता है। और इसी मुद्दे पर आज ये बहस होगा और मैं समझता हूं कि ये काफी गर्म मुद्दा है और ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है। ये केवल जो है आप ये मत समझिएगा कि यूजीसी से ही रिलेटेड है, इससे रिलेटेड पूरा हमारा देश और विदेश जो गवर्नमेंट होता है, आज जो भारत विकासशील जो बन रहा है, हो सकता है इसका इफेक्ट जो है पूरे विश्व पे पड़ जाएगा कि भारत जो है कहीं दूसरे कोने पर हो जाएगा। देखिए जो आप ये देखेंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा प्रतंत्र हुआ है और प्रतंत्र का जो मेन कारण था कि हम लोग विघटित रहे, हम लोग एक तरफ नहीं रहे, हम लोग समानता में नहीं रहे। ये जो भारत का संविधान स्पेशली बिल्कुल, लेकिन प्रमोद कुमार जी एक चीज और डिफाइन कीजिएगा। आर्टिकल 14 जी प्रमोद जी एक चीज और डिफाइन कीजिए, क्योंकि संविधान हमारा समानता की बात करता है, लेकिन क्योंकि हम देश में आरक्षण को भी फॉलो करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर सुरक्षा की भी हो रही है, भेदभाव की भी हो रही है। तो ये जो नए नियम आए हैं, क्या इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि समानता जो है दी जा सके, कोई बीच का रास्ता? बिल्कुल बीच का रास्ता है, इसीलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देखिए ये पूरे रूल को चेंज करने के लिए नहीं गया है। इसमें यह है कि वो जो रूल जो भारत के संविधान के विपरीत बनाया गया है उसको आप अनुकूल कीजिए। देखिए ये पूरा संविधान, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन था कि देखिए जो आप जहां पे शिक्षण ले रहे हैं वहां पे सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, वहां समानता की भावना होनी चाहिए, किसी तरह का रैंकिंग नहीं होगा। और ये एक नहीं अनेक ऐसा इसमें केस लॉ उसमें है। उसी के मद्देनजर ये जो है कमिटी जो और बिल्कुल देखिए, और आज सुनवाई में क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि विरोध तेजी से बढ़ रहा है। मखदूम खान नेता कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मखदूम खान जी बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस पार्टी इस कानून को कैसे देख रही है? देखिए जिस तरीके से इस सरकार का आपको मालूम है, इनकी खासियत ये है कि दो फाड़ करना जानती है। हिंदू और मुस्लिम में दो फाड़ करना इन्होंने सीख लिया है कि किस तरीके से आपस में लड़ाएं। इसी तरह हरियाणा में गैर जाट को आपस में लड़ाया। आपने देखा कि यही बात नहीं है, इन्होंने इंसान छोड़िए गाय तक को इन्होंने दो फाड़ कर दिया। इन्होंने जो जिन पे इनकी सियासत चमकती हो उसे तो गाय माता कहेंगे और नॉर्थ ईस्ट में उसे मिथुन कहना शुरू कर देंगे। तो इन लोगों को सब लोग समझने लगे हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए ये साजिश रची है। मैं समझ सकता हूं कि दलितों के साथ हजारों साल से अत्याचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके सुधार के लिए बहुत सारे एक्ट आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई दलित व्यक्ति किसी जनरल के ऊपर कोई इल्जाम लगा देता है और अगर उसको साबित नहीं कर पाता तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होगी? लेकिन मखदूम खान जी ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने तो जनरल कैटेगरी के बारे में कभी नहीं सोचा। जो ईडब्ल्यूएस के थ्रू आरक्षण आया वो भी मोदी सरकार में ही आया, ये कहा जा रहा है उनके नेताओं की ओर से। देखिए कांग्रेस ने सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, पूरे सर्व समाज के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए सोचा है। इसीलिए आज इसरो का आज हमारे सामने है, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी हमारे सामने है, IITs हमारे सामने है, जितने भी विश्वविद्यालय कांग्रेस के बनाए हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इनका मकसद सिर्फ एक है कि सत्तासीन होना, किसी भी तरीके से लोगों को चाहे बांट दो, लोगों को कमजोर कर दो, आपस में लड़ा दो। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने चले थे, आज स्वर्ण समाज की भी चूड़ी टाइट उन्होंने शुरू कर दी है। तो आज सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये सरकार है जो आपस में लड़ाना जानती है। इनका मकसद यही है कि आपस में, लेकिन क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच चुका है, आज सुनवाई में होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए HNN न्यूज के साथ।